हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छे हो गए। आज हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो है उसको रिवाइज करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये पेपर 6D के लिए रेलेवेंट है और ये सर रिवीजन वीडियो होगा। ये बिल्कुल भी आपके क्लास का या आपके कॉन्सेप्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ मैं सिर्फ तोते की तरह सारा प्रोविजंस आपको बोलता जाऊंगा। उसका रीज़न क्या है सर? उसका रीज़न ये है कि जब आप केस स्टडीज सॉल्व करोगे ना, कभी कभी होते हैं कुछ एक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आते हैं, तो अगर मैं ऐसे वीडियो सारे एक्ट्स के बना दूंगा तो आप उसको जब भी चाहो देख सकते हो और आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप खुद से पढ़ सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में फटाफट रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसमें की क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं वो सारे प्रोविजंस फटाफट पढ़ लेंगे। तो एक्ट का नाम क्या है सर? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, लेटेस्ट एक्ट है सर। जर्नी वर्नी छोड़ दो, कुछ काम नहीं आने वाली जर्नी वर्नी। अपने को इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से शुरू करना है। सबसे पहले सर एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो रेरा अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेंगे, उसके अलावा जितना भी सेल हो रहा है रियल एस्टेट का वो एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, वो हम ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इफेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडजुडिकेशन मैकेनिज्म एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये 5 चीजें हम करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 किसको एप्लीकेबल है सर? सबको एप्लीकेबल है। ये जो प्रोमिनेंट फीचर्स वाला सेक्शन दिख रहा है ना सर, ये पूरा समरी है, लेकिन यहां से मैं कवर करूंगा ना तो आपका शायद पूरा कवर नहीं होगा, इसलिए मैं एक बार इंपॉर्टेंट सेक्शन बाय सेक्शन चलता हूं। स्कोप ऑफ रेरा छोड़ दो सर, आ जाओ सीधा के सीधा पेज नंबर 2.16 में डेफिनेशंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करवा देता हूं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट मतलब सर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा नोटिस हो गया, सर्कुलर हो गया, जिसके थ्रू आप कोई भी अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग, 3 नाम बोले सर, प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग, किसी को सेल कर रहे हो या कि कोई फैसिलिटेट कर रहे हो सेल को, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। ये चार्ट से पढ़ लो। एडवर्टाइजमेंट मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एडवर्टाइजमेंट थ्रू एनी मीडियम इन्फॉर्मिंग अ पर्सन अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। या तो आप इन्फॉर्म कर रहे हो, उसको सेल के लिए ऑफर कर रहे हो, या फिर इनवाइट कर रहे हो उसको परचेज करने के लिए, या फिर आप उससे एडवांस मंगवा रहे हो। एंड दिस इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट्स, पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म। ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होगी। ये हो गया सर एडवर्टाइजमेंट में। एग्जांपल इन्होंने बोला अगर मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा किसी को, तो क्या वो व्हाट्सएप मैसेज एडवर्टाइज में काउंट होगा? हाँ सर, एज लॉन्ग एज दैट मैसेज इज सॉलिसिटिंग सेल्स। किसी को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी से आप किसी से आप एडवांस मंगवा रहे हो या किसी से सेल्स फैसिलिटेट करवा रहे हो, तो वो आपका क्या कहा जाएगा? वो आपका दैट विल बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। हो गई बात सर, ठीक। नेक्स्ट, अग्रीमेंट फॉर सेल मतलब क्या सर? अग्रीमेंट मतलब दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ सेल का। कौन दो लोग होते हैं सर? एक प्रमोटर होता है, एक अलॉटी होता है। अलॉटी मतलब कौन? जो खरीद रहे हैं, जिसको फ्लैट्स अलॉट हो रहे हैं। प्रमोटर मतलब कौन सर? बहुत वास्ट डेफिनेशन है प्रमोटर का। तो प्रमोटर और अलॉटी के बीच में जो अग्रीमेंट है उसको अग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं। अलॉटी मतलब क्या सर? नीचे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अलॉटी में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो बंदे को रेंट में मिला है उसको अलॉटी नहीं कहा जाता है। उसके अलावा किसी भी पर्सन ने जिसने प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग अक्वायर किया है डायरेक्टली फ्रॉम द प्रमोटर, या फिर सब्सिक्वेंटली अगर आप खरीदने के बाद किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिसको ट्रांसफर किया है वो भी अलॉटी कहलाएगा। अलॉटी मतलब द पर्सन टू होम प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग हैज बीन अलॉटेड, सोल्ड और एज अ फ्री होल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय प्रमोटर एंड इंक्लूड्स द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द सेड अलॉटमेंट थ्रू सेल, ट्रांसफर और अदरवाइज। मतलब बाद में भी जो अक्वायर करता है ना, उसको भी अलॉटी कहा जाता है, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन टू होम सच प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी हैज बीन गिवन ऑन रेंट। तो सर सेकेंडरी सेल्स इंक्लूड होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है इंक्लूड। लेकिन अगर किसी को रेंट में दिया, क्या वो अलॉटी कहलाएगा? नहीं सर, अगर रेंट पे दिया है तो वो अलॉटी नहीं कहलाएगा। अपार्टमेंट का डेफिनेशन बहुत वाइड है सर, आपको इतना समझना है। अपार्टमेंट में रेसिडेंशियल भी आती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉट रेलेवेंट। कारपेट एरिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रेरा। कारपेट एरिया मतलब क्या सर? आपको वो इमेज याद होगा जो मैं क्लास में दिखाया था, अंदर का जितना भी येलो एरिया है वो ले लो, और उसके साथ साथ इंटरनल वॉल्स भी इंक्लूड कर लो। मतलब नेट यूजेबल फ्लोर एरिया इंक्लूडिंग दी इंटरनल वॉल्स का एरिया, एक्सटर्नल वॉल्स मत लेना। नेट यूजेबल फ्लोर एरिया of any apartment excluding the area covered by external wall, area under service shaft, exclusive balcony or veranda or exclusive open terrace area, and includes the area of the internal partition of the wall. सुनो,
तो सिंपल सी बात ये है सर, कारपेट एरिया में नेट फ्लोर यूजेबल फ्लोर एरिया होता है, तो जितना भी एरिया आपका यूजेबल है उसमें इंटरनल वॉल्स इंक्लूड कर लो, एक्सटर्नल वॉल्स छोड़ देना। एक चीज ध्यान रखने लायक है सर, जो बात हमको लॉजिकली हजम नहीं होती है, कि एक्सक्लूसिव बैल्कनी और वरांडा एरिया और एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया, अगर खुद का ओपन टेरेस एरिया है ना, उसको भी कारपेट एरिया में मत इंक्लूड करो, उसको एज एन एडिशनल फैसिलिटी अलग से बेच लो, लेकिन कारपेट एरिया में मत इंक्लूड करो। अब सर जब कारपेट एरिया की बात आती है तो दो और टर्म आते हैं, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनल एरिया, इंटरनल पार्टीशन इंक्लूड कर लेना, एक्सटर्नल वॉल्स मत इंक्लूड करना। बिल्ट अप एरिया मतलब सर एक्सटर्नल वॉल्स भी इंक्लूड कर लेना, और सुपर बिल्ट अप एरिया मतलब आसपास की जो बालकनी है, आपका सर्विस शाफ्ट एरिया है, वो सब भी इंक्लूड कर लेना। सुपर बिल्ट अप एरिया ऑफ अ प्रीमाइस इज द टोटल सेलेबल एरिया व्हिच इंक्लूड्स द कारपेट एरिया अलोंग विद टेरेस, बालकनीज, एरियाज ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स एंड एरियाज ऑफ कॉमन एरियाज लाइक लिफ्ट और स्टेयरकेस, मतलब सब चीजें इंक्लूड कर लेना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, कारपेट एरिया मतलब नेट यूजेबल एरिया, लेकिन यहां पे लिख लो सर प्लस क्या होता है आपका, इंटरनल वॉल्स का पार्टीशन भी इंक्लूड होता है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मतलब क्या सर, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये प्लान अप्रूव है, आप इसके हिसाब से जो डेवलपमेंट का काम है वो कमेंस कर सकते हो। कॉमन एरियाज मतलब क्या होते हैं सर, कॉमन एरियाज बहुत कुछ होते हैं, जो भी आपके कॉमन बेसमेंट, टेरेस, पार्क्स या फिर ओपन पार्किंग एरिया होता है सर। ओपन पार्किंग एरिया, आप एक अपार्टमेंट इमेजिन करो सर, आप या आपके कोई दोस्त अपार्टमेंट में रहते होंगे, तो वो इमेजिन करो जो भी कॉमन एरियाज हैं जिसको हर अलॉटी ये कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, उसको हम कॉमन एरियाज कहते हैं, जैसे कि टेरेस, पार्क और ओपन पार्किंग एरिया, अनलेस वो आपको एक्सक्लूसिव हो। अगर एक्सक्लूसिव होगा तो वो आपके ऊपर अलग से चले जाएगा, कॉमन एरियाज में नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर टैंक्स और सम मोटर फैन एटसेट्रा, कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट के लिए कन्वीनियंट है या नेसेसरी है, वो एरियाज को जो है हम क्या कहते हैं, कॉमन एरिया। ओपन पार्किंग एरिया कॉमन एरिया हो गया सर, बिल्कुल। ओपन पार्किंग एरिया अगर क्लोज्ड पार्किंग एरिया हो गया ना, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, गराज। और गराज जब होता है ना, तो वो शायद एक्सक्लूसिव हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। Is community and commercial facility provided in real estate part of common area? Yes sir, they are very well part of the common areas. Completion certificate मतलब क्या सर, जब आपने जिस जो प्लान आपको अप्रूव किए थे उस हिसाब से अगर आपने बिल्डिंग बना ली है सर, प्लान के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं क्या पे, सैंक्शन, प्लान, लेआउट और अदर स्पेसिफिकेशंस। उसके हिसाब से जब आपने बिल्डिंग खड़ा कर लिया है तो उसको कहते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज व्हेन द बिल्डिंग इज इनहैबिटेबल, मतलब उसमें जाके आप रह सकते हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब क्या, आपका सिर्फ बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। सर डेवलपमेंट वर्क्स मैंने आपको क्लास में बताया था, 2 तरह का डेवलपमेंट वर्क्स होता है, एक तो इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इंटरनल मतलब क्या सर, जो आपके प्लानिंग एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहे हो। एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब क्या, बाहर से अगर कहीं बाहर से अगर कहीं वाटर पाइप ला रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स ला रहे हो, वो सारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो गए। फैमिली क्या होता है सर, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। फैमिली क्या होता है, फैमिली के यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से फैमिली क्या होता है, पहला हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, उनका माइनर सन, बड़ा बेटा नहीं, माइनर सन, और अनमैरिड डॉटर, अगर प्रोवाइडेड अनमैरिड डॉटर जो है वो होली डिपेंडेंट ऑन दी पर्सन है। मतलब सर अगर मेरी बात करूं तो मेरी फैमिली क्या हुई, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मेरी वाइफ और मैं, और मेरा माइनर सन जो है, और अगर अनमैरिड डॉटर है तो वो अनमैरिड डॉटर मेरी फैमिली में तभी आएगी अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट है। अगर उसकी खुद की जॉब है, अगर वो कहीं जॉब कर रही है, तो वो मेरे फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएगी। गराज मतलब क्या होता है सर, गराज इज अ प्लेस विद इन अ प्रोजेक्ट हैविंग अ रूफ एंड वॉल ऑन द 3 साइड्स ऑफ फॉर पार्किंग एनी व्हीकल्स। ऊपर रूफ है और साइड में 3 तरफ से ढका हुआ है, बट डज नॉट इंक्लूड एन अनएनक्लोज्ड और अनकवर्ड पार्किंग एरिया सच एज ओपन पार्किंग एरिया। गराज में ओपन पार्किंग एरिया नहीं आता है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप जो भी ले लो, उसमें क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, राइट्स ऑफ वेज, राइट्स और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रास। सर इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इंटरनल डेवलपमेंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं छूंगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मतलब सर वो बिल्डिंग जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद आपने प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है। प्रोविजन फॉर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या सर, वाटर, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा करवा दी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको क्लास में बताया था, नोएडा के पास, गुड़गांव के पास ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई है, इंटरनल पूरा काम हो गया, लेकिन वहां इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है या फिर वाटर की फैसिलिटी नहीं है। कैसे रहोगे उसके बिना, तो इसलिए सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अलग होता है। सर आपको पोजीशन कब मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद? ऑब्वियसली ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद। सर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता किसको है, प्रमोटर को कि अलॉटी को?
प्रमोटर को सर, क्योंकि उसको मिलेगा तभी वो अलॉटी को फिर जाके पोजीशन देगा ना। प्रमोटर मतलब क्या होता है सर? प्रमोटर मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में आपको कभी भी प्रमोटर का डेफिनेशन एज सच आएगा नहीं। प्रमोटर मतलब हर वो इंसान जो सेलर के पार्टी में होता है। जैसे कि अभी अगर एक डीएलएफ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जिसकी जमीन है वो प्रमोटर है, जो डेवलप कर रहा है वो प्रमोटर है, जिसका ब्रांड नेम है वो प्रमोटर है। ये सारे लोग प्रमोटर में आ जाते हैं। और वही अगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट की डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, तो वो भी प्रमोटर के डेफिनेशन में आती है। एनी पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स any person who constructs causes to be constructed or an independent फलाना, मतलब वो कंस्ट्रक्ट करता है या फिर वो डेवलप करता है लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट। मतलब सर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया, लेकिन लैंड को या प्लॉट्स में बांट करके उन प्लॉट्स को सेल कर रहे हो, भले उसमें स्ट्रक्चर बनाया हो ना बनाया हो, वो क्या आपका माना जाएगा? उसको प्रमोटर माना जाएगा। कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हु एक्ट्स एज हिमसेल्फ एज अ बिल्डर, कॉलोनाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, रियल एस्टेट बाय एनी अदर नेम, और द होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द ओनर ऑफ द लैंड। सर अगर कोई ओनर ऑफ द लैंड है, उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी भी होल्ड करता है ना, उसको भी प्रमोटर कहा जाएगा। और कोई भी और इंसान सर जो प्रमोटर के काम में इन्वॉल्व है। डज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर इंक्लूड्स पब्लिक बॉडी सच एज डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड हाउसिंग बोर्ड? एब्सोल्युटली यस। ये लोग अगर कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है तो इनको प्रमोटर कहा जाता है। प्रोस्पेक्टस रहने दो सर। रियल एस्टेट एजेंट मतलब क्या? वो हर वो पर्सन जो फैसिलिटेट करता है सेल या ट्रांसफर बिटवीन टू पर्सन। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो, अगर आप सेल करवा के दे रहे हो या फिर फैसिलिटेट भी कर रहे हो, तो आपको रियल एस्टेट एजेंट कहा जाएगा। आप अपने आपको प्रॉपर्टी डीलर बुला लो, दल्ला बुला लो, ब्रोकर्स बुला लो, मिडिलमैन बुला लो, कुछ भी बुला लो। ठीक है सर, उतने ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अभी हम शुरू कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट पार्ट। सेक्शन 3 से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अगर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो प्रमोटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाकर के रजिस्टर करवाओ। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, कितना पीरियड तक वैलिड रहेगा और कब आपका रिवोक हो सकता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सर आप रजिस्टर करवाए बिना आप अपने आप कोई भी प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग को सेल नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब सर रजिस्टर किसको किसको करवाना पड़ेगा? तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि ये जो एक्ट है ना, ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगता, ये रेट्रोएक्टिवली लगता है। मतलब क्या? जिस दिन ये एक्ट आया उस दिन अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उन प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले मिल गया है तो आपको रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। उसको कहते हैं रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। रेट्रोएक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में क्या फर्क होता है सर? ये मैंने आपको क्लास में समझा दिया था। अब सर न्यूटेक प्रमोटर के केस में इन्होंने फाइनलाइज किया था कि जो एक्ट है ना, वो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लगेंगे जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। मतलब सर देखो, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेरा एक्ट तो लगेगा, लेकिन जिस दिन ये एक्ट आया 2016 में, उस दिन के पहले जो प्रोजेक्ट्स चालू थे, अगर उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है तो भी नहीं लगेगा। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो क्या लगेगा? ये एक्ट, ये आपको ये प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर कुछ लोगों को एग्जेम्पशन मिला है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है सर। पहला, वेयर द एरिया ऑफ द लैंड प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर और the number of apartment proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all the phase। सर इसमें ये जो 500 स्क्वायर मीटर का कंडीशन है और जो 8 अपार्टमेंट का कंडीशन है ना, ये दुनिया में किसी को नहीं पता कि एंड है कि और है। मैंने क्लास में आपको मुंबई का, तमिलनाडु का अलग अलग FAQs दिखाया था, लेकिन सर अभी ग्रे एरिया है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि 500 स्क्वायर मीटर का अगर एरिया है या फिर उस 8 अपार्टमेंट से ज्यादा है तो ही आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वरना आपको नहीं करवाना पड़ेगा। तो सर आपके एग्जाम में आता है डज नॉट एक्सीड 500, मतलब अगर 500 है तो करवाना पड़ेगा, 500 है तो नहीं करवाना पड़ेगा, 500 से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा। और 8 अपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड 8 अपार्टमेंट, मतलब 8 अपार्टमेंट तक है तो नहीं करवाना पड़ेगा, 8 से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा। और सर ये जो प्रोवाइजो है ना, प्रोवाइड्स दैट अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट का गवर्नमेंट चाहे कि ये 500 स्क्वायर मीटर और जो 8 अपार्टमेंट है इसकी लिमिट बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे को थोड़ा कम कर देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था। दूसरा, वेयर द प्रमोटर हैज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर आपको पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। थर्ड, अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो, सर आप क्या कर रहे हो, किसी तरह का रीडेवलपमेंट, रेनोवेशन या रिपेयर कर रहे हो जिसमें आप किसी भी तरह का मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग या न्यू अलॉटमेंट नहीं करोगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। तो सर किनको रजिस्ट्रेशन करवाने? सारे प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर जो नए शुरू होना चाहते हैं, लेकिन 3 एक्सेप्शन है सर उसमें। अब रजिस्ट्रेशन करवाना है बोल तो दिया सर, लेकिन कैसे एप्लीकेशन करोगे? अब उन्होंने बोला हमको नहीं पता भैया, तुम अलग अलग स्टेट का अलग अलग रूल होने वाला है, तो तुमको जो भी फॉर्म मैनर प्रिस्क्राइब्ड है ना उस हिसाब से जाके तुम रजिस्टर कर लो। लेकिन हम तुमको ये बताएंगे रजिस्ट्रेशन के साथ तुमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं सर, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में तो इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में तो हमको फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, हम रीड करेंगे कौन कौन से लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मान लो सर डीएलएफ को एक प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना है तो उसको देना पड़ेगा अ ब्रीफ डिटेल ऑफ हिज एंटरप्राइज, कि वो एंटरप्राइज कौन है, कब से बिजनेस में है, पिछले 5 साल में उन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है लॉन्च, और उसमें से कितने खत्म हो गए और कितने अभी ओवरड्यू चल रहे हैं। एन ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ द अप्रूवल एंड कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लीट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सर। फोर्थ, आपको सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान और जो भी स्पेसिफिकेशन अप्रूव्ड है वो बताना पड़ेगा। आपको डेवलपमेंट प्लान वर्क्स का जो भी प्लान है बताना पड़ेगा। मतलब सर आप इमेजिन करो डीएलएफ गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको डेवलपमेंट वर्क्स के क्या प्लान है वो सारे पहले से बताने पड़ेंगे। उसके अलावा सर आपके लोकेशन का डिटेल क्या है विद क्लियर डिमार्केशन ऑफ द लैंड डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द बाउंड्रीज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब बताना पड़ेगा दोस्त। प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर, अग्रीमेंट फॉर सेल एंड कन्वेंस डीड, जो भी आपको प्रोफॉर्मा मतलब एक ड्राफ्ट फॉर्मेट जो बाद में आप साइन करवाने वाले हो उसका एक प्रोफॉर्मा दे दो ताकि हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ले। द नंबर, टाइप एंड कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स ऑफ द सेल, मैंने तुमको महाराष्ट्र का वेबसाइट में दिखाया था कि तुम लोगों को क्या क्या डिटेल्स दिखती है और क्या क्या देनी पड़ती है जिससे आपको याद हो जाना चाहिए। एरिया ऑफ द गराज, रियल एस्टेट एजेंट के बारे में डिटेल, हो इतनी लंबी लिस्ट आती है रियल एस्टेट एजेंट की। एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर इफ एनी ऑफ द अदर पर्सन कंसर्न, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। नेक्स्ट आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। भाई डीएलएफ भाई अगर तू जा रहा है ना रजिस्ट्रेशन करवाने तो तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने एफिडेविट के अंडर जो आपके प्रमोटर साइन करेंगे, जिसपे क्या लिखा होगा कि भैया जो लैंड है ना उसका लीगल टाइटल मेरे पास है, जो लैंड जिसपे डेवलपमेंट हो रहा है उसका लीगल टाइटल मेरे पास है, और जो लैंड है ना वो फ्री ऑफ ऑल द इनकम्बरेंस है। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल बाद कोई आकर के बोले कि भैया ये लैंड तो मेरी है, ये तुम्हारी लैंड कैसे, इस पे तुमने प्रॉपर्टी कैसी बनाई। ये एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। थर्ड डिक्लेरेशन इज दैट द टाइम पीरियड विद इन विच ही अंडरटेक्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि यहीं से सारी पेनल्टीज का प्रोविजन शुरू होता है। अगर आप आज रजिस्टर करवा रहे हो आपको बताना पड़ेगा कि मैं 3 साल 5 साल 4 साल जितने भी समय में मैं क्या करूंगा, खत्म करके दूंगा। फोर्थ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भैया जितना भी पैसा हमको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के थ्रू एडवांस में या वो सब आएंगे ना, उसमें से 70% का जो पैसा है ना उसको हम एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में खोल करके रख देंगे, और उस पैसे को तभी निकालेंगे बेसिस द कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम पैसे विड्रॉ करेंगे। अब सर पता कैसे चलेगा प्रोजेक्ट कितना खत्म हो रहा है? वो तो बोलेगा 20% हो गया और 20% पैसे निकाल लेगा। तो लॉ ने बोला ऐसे कैसे निकाल लेगा? पैसे निकालने के पहले तुमको आर्किटेक्चर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्यूमुलेटिव अप्रूवल लगता है। मतलब आर्किटेक्चर भी हाँ बोलेगा, इंजीनियर भी हाँ बोलेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हाँ बोलेगा, तब जाके तुम्हारे पैसे विड्रॉ होंगे। और हमारे पीयूष भाई कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू नहीं है। बताओ, मजाक कर रहा हूं, ही वाज आल्सो किडिंग। नाउ सुनो, proportion to the percentage of the completion, now it is provide, तो आपको क्या होगा, जितना पैसा आपका कंप्लीशन हो गया उस हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हो, और जितना प्रोपोर्शन है वो कौन बताएगा? आर्किटेक्चर, इंजीनियर और सीए बताएंगे, वो तीनों मिलकर के बताएंगे, फिर जाके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। यहां तक नहीं सर, बाद में भी ये इंश्योर करना है कि आपने पैसे उतने ही विड्रॉ किए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑडिट करवाएंगे। जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, जिसमें वो ये देखेगा कि जो भी पैसे निकाले गए हैं वो कंप्लीशन के हिसाब से निकाले गए हैं और बिजनेस के वो प्रोजेक्ट के लिए ही यूटिलाइज की गई है। सर ये क्यों डिक्लेरेशन इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, रियल एस्टेट वाले पैसे लेते हैं और कहीं और लगा देते हैं। अगर पैसे कहीं और नहीं लगाओगे ना तो समय पे प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए लॉ ने बहुत स्ट्रिक्ट लाया कि 70% तुमको कहां रखना पड़ेगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। और सर उसके अलावा अथॉरिटी ने बोला कि तुमको ना, एक अथॉरिटी को काम दिया इन्होंने कि तुमको एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे प्रोजेक्ट सारे रजिस्टर होंगे और सारे डिटेल्स एक ही जगह पे दिखेंगे। तो ये क्या था सर, सेक्शन 4, जहां पे क्या लिखा हुआ था कि आपको कैसे एप्लीकेशन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रमोटर्स का खुद का डिक्लेरेशन, जिसमें उनको बताना पड़ता है कब तक हम प्रोजेक्ट खत्म करेंगे और हम 70% पैसे जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। जब आप सेक्शन 4 के अंडर एप्लीकेशन दे देते हो ना, तो सेक्शन 5 के अंदर आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है। जो भी करना है भाई 30 दिन के अंदर अंदर कर देना। आप एप्लीकेशन दे किसको रहे हो सर? आप एप्लीकेशन दे रहे हो रेरा अथॉरिटी को। अथॉरिटी कौन सा? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है। आप जिस भी स्टेट में प्रोजेक्ट बना रहे हो उनके रेरा को एप्लीकेशन दे दो। अब रेरा क्या करेगा, या तो आपका एप्लीकेशन ग्रांट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ग्रांट करना है तो भैया 30 दिन के अंदर ग्रांट कर देना, और ग्रांट करने के बाद 3 चीजें करनी पड़ेगी तुमको। सबसे पहला तो तुम एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो,
उसके बाद तुम एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो जो तुम्हारे वेबसाइट का होगा, और जैसे ही तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दोगे ना, तो थर्ड थिंग, वो जो प्रमोटर है ना उसको जाके एक वेब पेज बनाना पड़ेगा जहां वो अपने प्रोजेक्ट्स का सारा डिटेल डालेगा। ये कब होगा सर? जब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है। 3 चीजें होंगी सर, क्या क्या होंगी? पहला क्या होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, तीसरा आपको जाकर के अपना वेब पेज बनाना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं देना है ना रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको रीजंस बताएंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। लेकिन जो भी करना है 30 दिन के अंदर करना। अगर 30 दिन के अंदर रिजेक्ट या ग्रांट नहीं कराना तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। अब डीम्ड रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम क्या होगी सर? रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से आएगा? तो लॉ ने बोला जिस दिन डीम्ड रजिस्ट्रेशन 30 दिन खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी, तुम्हारा काम है रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देना और सामने वाले को बोल देना वेब पेज क्रिएट कर ले। सर ये जो रजिस्ट्रेशन मिली इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? मतलब आज रजिस्टर करवाए लाइफ टाइम वैलिड है? नहीं सर, आप प्रोजेक्ट रजिस्टर करवा रहे हो ना, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाओगे तो वो प्रोजेक्ट की वैलिडिटी उतने ही समय रहेगी जितना आपने सेक्शन 4 में डिक्लेरेशन में बताया था कि ये प्रोजेक्ट कितने साल में खत्म हो जाएगा। अगर आपने बताया था प्रोजेक्ट 3 साल में खत्म हो जाएगा तो ये इसकी वैलिडिटी भी उतने ही समय की रहेगी। तो आपको यू विल बी बाउंड टू फिनिश द प्रोजेक्ट विद इन सच टाइमलाइन। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर, ऑब्वियसली हर किसी को ये लगता है क्योंकि प्रोजेक्ट कभी समय पे तो होता नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए किसके पास जाओगे सर? उन्होंने बोला प्रमोटर के पास, सॉरी अथॉरिटी के पास। अब सर जब अथॉरिटी के पास जा रहे हो ना तो 2 केस हो सकता है, या तो फोर्स मेजॉर इवेंट हो सकता है या फिर नॉर्मल केस हो सकता है। फोर्स मेजॉर इवेंट मतलब क्या? कुछ ऐसा हुआ जैसे कि वॉर, फ्लड, कोई ऐसा गॉड नेचुरल कैलामिटीज हुई, गॉड ड्रिवन एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से आप ना मैनेज नहीं कर पाए, जैसे कि कोविड को इन्होंने फोर्स मेजॉर इवेंट डिक्लेयर किया था। तो फोर्स मेजॉर इवेंट अगर हुआ है ना तो क्या होगा भैया, आपका जो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कौन देगा? अथॉरिटी देगा, जैसा उसको ठीक लगे। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और रीजन है ना तब भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि रीजनेबल सर्कमस्टेंस था जिसकी वजह से क्या मिलना चाहिए आपको, क्या मिलना चाहिए, रीजनेबल सर्कमस्टेंस की वजह से एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो अथॉरिटी क्या करेगा? आपको एक्सटेंशन दे देगा। लेकिन सर मैक्सिमम 1 साल तक का एक्सटेंशन दे सकता है। इन्होंने लॉ में 1 साल लिख दिया लिखने को, लेकिन कोई 1 साल में काम नहीं होता है, 5-5, 6-6 साल तक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। प्रोमोटर टू बी हर्ड बिफोर रिजेक्शन, अगर आप एक्सटेंशन नहीं देना चाहते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो एक्सटेंशन का एप्लीकेशन, तो उसके पहले एक बारी प्रमोटर को सुन तो लेना कि भाई कहना क्या चाहता है। और सर फोर्स मेजॉर मतलब क्या होता है? मींस अ केस ऑफ वॉर और फ्लड और ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कैलामिटीज कॉज्ड बाय द नेचर अफेक्टिंग द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये तो हो गया सर आपका एक्सटेंशन। अब रिवोकेशन, क्या आपका प्रोजेक्ट जो है अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है क्या आपका रिवोक भी हो सकता है? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल रिवोक हो सकता है सर 3 कारण से। या तो कोई किसी ने कंप्लेंट किया, या फिर सुओ मोटो किसने सर? अथॉरिटी ने खुद से डिसाइड किया कि भैया गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें कोई झोल है, मेरे को रजिस्ट्रेशन रिवोक करने का है। या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया? रेकमेंड किया, तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा? आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये 4 में से कोई चीजें हो रही है। कौन सी 4 चीजें हो रही है सर? पहला, द प्रमोटर मेक्स डिफॉल्ट इन डूइंग एनीथिंग required the promoter makes default in doing anything required by or under this act or the rules or regulations made thereunder। अगर आपको कुछ करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, द प्रोमोटर वायलेट्स एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अप्रूवल, अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको आपने वायलेट किया। थर्ड, अगर द प्रोमोटर इज इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज, अगर सर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या इरेगुलरिटीज है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझाया था, ये नीचे जो अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज, अनफेयर प्रैक्टिसेस की एग्जाम्पल्स है ना, ये नीचे एक और बार रिपीट होगा रियल एस्टेट एजेंट के केस में। लेकिन ये पॉइंट्स क्या हैं सर? ये कहता है अगर आपने किसी तरह का स्टेटमेंट किया कि भैया हमारे में ना तो ऊपर छत पे स्विमिंग पूल बनेगा, लेकिन कोई स्विमिंग पूल बनने ही नहीं वाला है, आपने कोई झूठा दिखाने की कोशिश की अपने अपार्टमेंट को जैसा कभी होने ही नहीं वाला है, तो आप क्या कर रहे हो? अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उससे आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। एंड द प्रमोटर इंडल्जेस इन फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। 4 केस में हो सकता है। पहला, आपको कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किया। दूसरा, आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसका आपने उल्लंघन किया। तीसरा, अगर आपने कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस या इरेगुलरिटीज अडॉप्ट किया, या फिर आपने फ्रॉड किया। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है सर? ये एग्जांपल पढ़ो। अनफेयर प्रैक्टिसेस मींस अ प्रैक्टिसेस व्हिच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स और डेवलपमेंट अडॉप्ट्स एनी अनफेयर मेथड। क्या अनफेयर मेथड हो सकता है सर? आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट किया, वेदर इन राइटिंग और विजिबल रिप्रेजेंटेशन व्हिच फॉल्सली रिप्रेजेंट्स द सर्विस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अगर आप बोल रहे हो भैया हमारा ना सर्विस ये लेवल का है वो लेवल का है, लेकिन है ही नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हो, तो क्या होगा? आपका अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा, अगर आप
आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपका अप्रूवल है या अफिलिएशन है किसी और के साथ जिसका नहीं है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को जबरदस्ती गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अफिलिएशन बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप फॉल्स या मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो, तो भैया आपका अनफेयर प्रैक्टिसेस माना जाएगा। और सर जब आप अनफेयर प्रैक्टिसेस मान लिया जाएगा तो आपका लाइसेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, रिवोक हो रहा है। लाइसेंस रिवोक हो रहा है तो क्या होगा सर, आपको रिवोक करने के पहले एक नोटिस देना पड़ेगा प्रमोटर को कि प्रमोटर तेरा तो लाइसेंस गयो। और जो प्रमोटर को लाइसेंस जब आप नोटिस दोगे ना तो उसको कम से कम 30 दिन का समय दोगे वापस रिवर्ट करने के लिए। अब सर समझो किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना ना हलवा नहीं है कि मेरे भाई मस्त 10 करोड़ इन्वेस्ट हो गए चल कैंसिल कर देते हैं मजा आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप किसी को कैंसिल कर रहे हो ना उसके पहले एक और कोशिश करो कि भैया कैंसिल करने की जगह अगर मैं कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दूं तो क्या कैंसिलेशन से बच जाएंगे, क्योंकि कैंसिलेशन से सबसे ज्यादा हार्म किसको होता है पता है, अलॉटी को। तो लॉ ने बोला कि भैया कैंसिल कर लो करना है तो, लेकिन कैंसिल करने के पहले ये देख लो कोई एडिशनल फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के काम चल सकता है क्या। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपका रिवोक हो जाता है रजिस्ट्रेशन तो उससे क्या होगा। सबसे पहला तो सर जो प्रमोटर है ना उसको वो वेबसाइट का एक्सेस करने मत देना, नहीं तो वो जबरदस्ती वहां पे छेड़खानी करेगा, तो डीबार द प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग द वेबसाइट। दूसरा, he shall facilitate the remaining development work to be carried out in accordance with provision of section 8। section 8 आगे हम पढ़ेंगे। तो सर अथॉरिटी का काम क्या होगा पता है, अथॉरिटी जो है ना वो देखेगी कि भैया जो प्रोजेक्ट आधा कंस्ट्रक्ट हो रखा था ना उसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखेगी। और तीसरा सर जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर देना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, पैसे पूरे वहीं पड़े। तो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, और जब तुम डेवलपमेंट का काम वापस खुद से शुरू करोगे ना अथॉरिटी, तब तुम उसको अनफ्रीज कर लेना, लेकिन एक बार के लिए तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो। और फोर्थ, अथॉरिटी जो है ना अलॉटी के इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। सर ये रहा स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मस्त ऐसा डिटेल में मिल जाएंगे। सबसे पहला तो प्रमोटर को एक्सेस मत देना, दूसरा प्रमोटर को डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर में इंक्लूड कर देना और डिस्प्ले कर देना उसका फोटोग्राफ उसके वेबसाइट पे। आप किसके वेबसाइट पे सर, किसके वेबसाइट पे, जो वेबसाइट उसने बना रखा है वेब पेज, और अपने वेबसाइट पे भी। और उसके बाद सर जो रेरा है वो सारे स्टेट के अथॉरिटीज को बताएगा हमने उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया है। सर ऊपर के 3 पॉइंट को इन्होंने देखो यहाँ पे कितना बढ़िया स्प्लिट कर दिया है। अगर एग्जाम में आ जाता है ना व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो आप ये 6 पॉइंट लिख करके आओगे। उसके बाद क्या लिखा है सर, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सर जब आपका रिवोकेशन हो गया है या रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है तो अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब कौन सी अथॉरिटी सर, जो रेरा अथॉरिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनो मैं सिंपल बताता हूं, जो जब कोई प्रोजेक्ट किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना तो बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, खत्म तो करनी पड़ेगी। तो लॉ कहता है सबसे पहले मौका दो अलॉटीज को, जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज होती है उनको सबसे पहला अपॉर्चुनिटी दो। अगर वो लोग बनाने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो भैया डेवलप जो रेरा है या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तुम पिक करके वो प्रोजेक्ट को खत्म करो। मतलब तुम किसी गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दोगे कि भाई तू खत्म कर, लेकिन उनका काम होगा खत्म करना। क्या लिखा हुआ है सर, ये तो ब्रेक का टाइम लिखा हुआ है जो मैंने तुमको क्लास में दिया था। सुनो, अपॉन लैप्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन द अथॉरिटी में कंसल्ट दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब क्या रेरा, अगर आप रेरा महाराष्ट्र की बात करें तो महारेरा किससे बात करेगा, उद्धव ठाकरे जी की टीम से बात करेगा। एज टू द एक्शन दैट मे बी टेकन फिट डीम फिट इंक्लूडिंग carrying out of the remaining development works by the competent authority or by the association of allottees in any other manner as may be determined. It is provided that no direction or order of the authority shall be applicable before if the period of appeal has not expired। मतलब सर सुनो, आप जब कोई ऑर्डर पास कर रहे हो ना, अगर आपने किसी का रिवोक कर दिया लाइसेंस, डीएलएफ का लाइसेंस रिवोक कर दिया, रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन से तुम खुद काम करना शुरू कर दिए, नहीं, तुम उसको समय उतना छोड़ दो जितना उसके पास अपील करने के लिए समय। अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं कि भैया मेरे को अपील करने का है तो उसको जाने दो, लेकिन तुम मत उंगली करो। जब अपील का पीरियड खत्म हो जाएगा ना तब तुम कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर लेना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इस केस में जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी होती है उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है, जो मैंने आपको बताया था, मेरे छोटे भाई को भी घर में मिलता है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलता है उसको। उसके बाद क्या सर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करवाना होता है। रियल एस्टेट एजेंट को कौन रजिस्टर करवाएगा सर, प्रमोटर। कैसा लगा मेरा मजाक, सुनो, रियल एस्टेट एजेंट को कौन रजिस्टर करवाएगा सर, रियल एस्टेट एजेंट को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जो भी स्टेट में है वो होल स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता है। कहां रजिस्टर करवाएगा सर, उसको कोई भी सेल या परचेज फैसिलिटेट करने के पहले वो रजिस्टर करवाएगा। और याद रखना, एक बार रजिस्टर भी करवा लोगे ना उसके बाद आप सिर्फ रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में डील करोगे, कोई भी अनरजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में नहीं डील करोगे। आप एप्लीकेशन किसको दोगे सर, आप एप्लीकेशन दोगे अथॉरिटी को
जो भी फॉर्म मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, वापस से सेम प्रोविजन, अथॉरिटी को 30 दिन का, सर यहाँ पे 30 दिन का टाइम नहीं लिखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने स्टेट के रूल्स पे छोड़ दिया कि भैया स्टेट तुम्हारा जो भी रूल्स हो उतने समय के अंदर तुम रजिस्ट्रेशन दे देना या रिजेक्ट कर देना। अगर उतने समय के अंदर नहीं दिया या रिजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा सर, तो आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। और सर अथॉरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, और जब भी कोई रियल एस्टेट एजेंट एक सेल कर रहा है ना, तो उसको वो सेल में अपना रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। वैलिडिटी क्या होगी सर, वैलिडिटी जो भी उस पर लिखी होगी, और उसके बाद उसको रिन्यूअल भी करवा सकता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रियल एस्टेट एजेंट, अगर आपने कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन लिया था जिसके बेसिस पे कोई कंडीशन लगाए गए थे आप पे, या फिर आपसे जो एप्लीकेशन मंगवाया गया था ना उसमें अगर आपने कुछ गलत किया, तो भैया क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो सकता है, रिवोकेशन हो सकता है, या फिर सस्पेंशन भी हो सकता है कुछ समय के लिए कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंडेड है। फंक्शंस ऑफ अ रियल एस्टेट एजेंट, एक रियल एस्टेट एजेंट का काम क्या होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार केस स्टडी में दिखा है, एग्जाम वाले नहीं लेकिन प्रैक्टिस वाले। इवन द रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 9 शैल, क्या करेंगे सर, पहला वो किसी भी तरीके का फैसिलिटेट नहीं करेंगे सेल्स या परचेज ऑफ एनी प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग जब तक वो खुद और जो प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, दोनों को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। दूसरा, उनको एक बैंक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा, दे विल नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये वही पॉइंट है सर जो ऊपर हमने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पढ़ा था कि आप किसी भी तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे कि भैया मेरा मोदी के साथ कनेक्शन है या मैं इस लेवल का सर्विस दूंगा, छत पे स्विमिंग पूल, इस तरह का कोई भी ये नहीं करोगे। और फोर्थ, आपके पास ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एजेंट की, जो आपके थ्रू अलॉटी आया है ना उसको आप सारे इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो भी आपको लगता है उसको लेने चाहिए वो आप उसको अवेलेबल करवाओगे। और फिफ्थ, यू विल डिस्चार्ज सच अदर नेसेसरी फंक्शंस एज मे बी नीडेड। ये तो हो गया सर रियल एस्टेट एजेंट का काम। लेकिन जो प्रमोटर है उसका क्या काम है, प्रमोटर का बहुत भारी काम है सर। प्रमोटर हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो दोस्त देखो, उसको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा ना, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड ले जा करके वो एक पब्लिक व्यूइंग के लिए एक वेब पेज बनाएगा जिसमें वो सारी डिटेल्स डालेगा। कौन कौन से डिटेल्स सर, ये 6 डिटेल है जो उसको डालना पड़ेगा। पहला, डिटेल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड कि भैया ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डेट में हमको रजिस्ट्रेशन मिल गया था। दूसरा, कितने अपार्टमेंट्स है, कितने टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स है और कितने प्लॉट्स हैं वो डिटेल डालना पड़ेगा। तीसरा, कितने गराजेस हैं, गराज 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 पंजाबी स्टाइल में बोल रहा हूं, गराज जो है वो भी उसको डिटेल डालने पड़ेंगे, कितने हैं, कितने बुक हो गए हैं। और उसके अलावा लिस्ट ऑफ अप्रूवल टेकन और द अप्रूवल व्हिच इज बीइंग सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, विच आर पेंडिंग, अप्रूवल कितना ले लिया है, कितना बचा है, और अप टू डेट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट आपको डालना पड़ेगा एंड सच अदर इंफॉर्मेशन। सर मतलब आपको ये याद रखना है, सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ है कि जो पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है आपको कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो चढ़ाने पड़ते हैं, कहां पे, जब आप जाते हो वेब पेज पे, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी ऑन एवरी एडवर्टाइजमेंट, जहां भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी व्हाट्सएप में, आपको अपने वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में आप पक्का सही डिटेल डाल रहे हो, तो कम से कम जो लोग हैं वो वहां जाकर के सही डिटेल देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर विद द अलॉटी, अलॉटी को क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा सर, किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, अलॉटी के साथ किसको शेयर करना पड़ेगा, प्रमोटर को शेयर करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें, पहला तो जो भी उसका सैंक्शन प्लान है, लेआउट प्लान है या स्पेसिफिकेशन है जो अप्रूव हो चुका है। दूसरा, द स्टेज वाइज शेड्यूल, टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया कब कब जो है हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता जाएगा, ताकि जो अलॉटी है ना उसको भी आइडिया रहे चीजें कैसे खत्म हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर, ऊपर क्या थी सर, ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन यही चलने वाला है। प्रमोटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, पहला, be responsible for all the obligation, responsibility and function under the provision of this act or the allottees as per the agreement of the sale association of the allottees for the conveyance of the apartment। मतलब सर जो भी अग्रीमेंट फॉर सेल बना है उसमें जो लिखा हुआ ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शन है इस एक्ट के हिसाब से या अग्रीमेंट के हिसाब से, उन सब के लिए कौन लायबल होगा, प्रमोटर। कहने का मतलब क्या है सर, ये लोग ना इल्जाम थोक रहे हैं प्रमोटर पे और फिर बोल रहे हैं प्रमोटर में कौन कौन आता है, सब आ जाते हैं, ताकि वो लोग सब रिस्पॉन्सिबल हो और ब्लेम एक दूसरे पे ना डाल पाए। दूसरा सर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is provided that the responsibility of the promoter with respect to structural defect or any other defect as referred to in section this shall continue even after the conveyance deed of all the project of the allottees are executed। मतलब सर सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की, कि भैया जब तक तुम अपार्टमेंट हैंडओवर नहीं कर देते ना तब तक का जो भी खर्चा आ रहा है, मेंटेनेंस आ रहा है, जो भी चीजें हैं वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बार हैंडओवर कर दिया ना उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी अगर होता है ना तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोटर, लेकिन एज पर सेक्शन 14 जहां पे 5 साल का टाइम लिमिट दिया हुआ है सर। दूसरा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करो। तीसरा, अगर आपने लैंड या किसी तरह का सामान लीज पे लिया है तो आपकी जिम्मेदारी होगी लीज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने का। फोर्थ,
जब तक आप पूरा पोजीशन देने के बाद भी कुछ समय तक आपको जो एसेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे कि सर अगर मैंने कोई अपार्टमेंट खरीदा तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन अपार्टमेंट पूरा रेडी हो जाए उस दिन वो मेरे को तुरंत दे देगा, उसको कुछ 1.5-2 महीने तक ना ग्रोसरी का, मेडिसिन का, ये सारा थोड़ा बहुत सर्विस आसपास अवेलेबल करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आपस में सेट कर लेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही है सर? प्रमोटर्स की। खो मत जाना, प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वाइड है सर, उनसे सारा काम करवाया गया है। वो क्या करेंगे सर? प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होगी कि वो अलॉटीज को प्रमोट करेंगे कि भैया तुम ना एक एसोसिएशन फॉर्म करो, और वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज फॉर्म होने के बाद आप उनको कॉमन एरियाज हैंडओवर कर दोगे। और सर आपको अलॉट, अगर आपका कोई लॉ नहीं है ना, तो जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ द अपार्टमेंट बुक हो जाता है ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म कर लेनी चाहिए। क्या लिखा है सर? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अलॉटीज हैविंग बुक्ड देयर प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, जब बुक कर लिया उसके 3 महीने के अंदर अंदर एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म करवा दो। एक रजिस्टर्ड डीड और कन्वेंस डीड, सर जिस दिन आपको पोजीशन हैंडओवर करना है उस हिसाब से रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड बनवा लो। पे ऑल द आउटगोइंग्स अंटिल ही ट्रांसफर द फिजिकल कन्वेंस, जो भी सर आपका इंश्योरेंस का पेमेंट आता है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रेंट, जो भी खर्चा आता है आपका, वो सब आपको पे करना है जब तक आप पोजीशन हैंडओवर नहीं कर देते। क्योंकि मैं भैया लूंगा तो मैं पिछले 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल नहीं भरूंगा, आपको सब क्लियर करना है। एंड आफ्टर ही एक्सिक्यूट द अग्रीमेंट फॉर द सेल, नॉट मॉर्गेज और क्रिएट एनी चार्ज, आप किसी भी तरह का चार्ज मत क्रिएट करिएगा अपने प्रॉपर्टी पे। यू शुड नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, वी अंडरस्टूड। द प्रमोटर में कैंसिल द अलॉटमेंट ओनली इन द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द सेल। सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैंने 3 BHK आज के डेट पे 1 करोड़ पे बेचा था, 2 साल बाद वो वैल्यू उसकी 2 करोड़ हो गई, तो मैं जिसको मैंने अलॉट किया था मैंने उसको मना कर दिया। नहीं भैया, जो तुमने अग्रीमेंट ऑफ सेल किया है उसके हिसाब से ही अगर कोई टर्म्स बनते हैं तो प्रमोटर आप कैंसिल कर सकते हो, वरना प्रमोटर यू विल हैव टू फुलफिल योर कमिटमेंट। अगर आपको लगता है नहीं भैया कुछ गलत हो रहा है तो प्रमोटर आप भी अथॉरिटी के पास अप्रोच कर सकते हो। और सर आपको सच अदर डिटेल्स एज में बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये सारी चीजें क्या है सर? ये प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोटर्स की फंक्शन है। एग्जाम में रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एक बार मेरी बात से सुन लो जो भी याद आ रहा है, और उसके बाद अपन एग्जाम में देख लेंगे। आपको बार बार इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। सेक्शन 11 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। सर ये वाले सेक्शंस बहुत ईजी हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस, अगर कोई भी वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट या प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट हो रहा है ना, उसमें सच्चाई लिखी है। वेरासिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज लिखी है जिसके बेसिस पे किसी ने एक्ट किया और एक्ट करने की वजह से उसको लॉस हो गया ना, तो भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रमोटर की, तुम उसको कॉम्पेंसेट करके दोगे अगर उसका कोई लॉस हुआ है, अगर उसने उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम किया है तो। ठीक है, ठीक है, सुनो। नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय द प्रमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल। सर इन्होंने बोला कि भैया तुम ना एडवांस ले रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज तो एडवांस किसी भी हालत में कितने परसेंट, 10% ऑफ दी कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट और बिल्डिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। और उतना भी जब आपको एडवांस लेना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अग्रीमेंट फॉर सेल पे एंटर करना पड़ेगा। सर सवाल, कैन एन प्रमोटर एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, कैन ए प्रमोटर टेक एन एडवांस ऑफ 5% विदाउट एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट फॉर सेल? नो सर, आपको एडवांस लेने के लिए अग्रीमेंट फॉर सेल में एंटर करना ही पड़ेगा। एक बार एंटर कर लिया उसके बाद अप टू 10% एडवांस ले सकते हो, उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट ले लो। पर्टिकुलर्स ऑफ द अग्रीमेंट फॉर सेल, आप जब अग्रीमेंट ऑफ सेल बना रहे हो सर, उसमें आप क्या क्या चीजें बताओगे? तो उसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और अपार्टमेंट की क्या स्पेसिफिकेशन है, डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में, शेड्यूल, डेट्स जो है कब कंप्लीट होगा, पेमेंट कब कब करना है सामने वाले को और किस दिन पोजीशन दिया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर दोनों तरफ से कोई भी डिले हुआ। ये सारी चीज आपको किस में लिखनी पड़ेगी सर? आपको अग्रीमेंट फॉर सेल में लिखनी पड़ेगी, जो बहुत सारी बेसिक चीजें होती है। एग्जाम्पल्स ठीक है सर, बहुत बेसिक चीज है। अडियरेंस टू द सैंक्शन प्लान, प्रोजेक्ट लेआउट और स्पेसिफिकेशन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? प्रमोटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सैंक्शन प्लान है, जो भी लेआउट है या फिर जो भी स्पेसिफिकेशन है उस पर अडियर करे। सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट कहते हैं कि मस्त ऐसा अपार्टमेंट देंगे वैसा अपार्टमेंट देंगे, उसके बाद धीरे से वो फ्लोर हाइट कम कर देते हैं, धीरे से विड्थ कम कर देते हैं, कोई ऐसी चीजें करते हैं। तो लॉ कहता है नहीं भैया, जो भी सैंक्शन प्लान है, लेआउट प्लान है, उसके हिसाब से तुम स्टिक करोगे। डिस्क्लोजर ऑफ अप्रूव्ड प्लान टू द परचेजर, आपका कोई भी अगर फ्लैट खरीद रहा है ना, तो आप उसको पूरा जो भी सैंक्शन प्लान है उसको डिस्क्लोज करोगे। जो
आपसे फ्लैट खरीदना चाहता है एंड द प्रमोटर विल नॉट मेक, सर आप किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन या एडिशन नहीं करोगे इस प्रोजेक्ट में जब तक आप उन पर्सन का अप्रूवल नहीं ले सकते। और सर दो अप्रूवल लेने पड़ेंगे, एक तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर मेजर ऑल्टरेशन है ना तो अलॉटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रमोटर में, मेरे पास यहां एक सेकेंड, हाँ सर, तो किसी भी तरह का एडिशन या ऑल्टरेशन आपको एडिशन या ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई अगर एडिशन या ऑल्टरेशन जो माइनर है और अगर आपको अलॉटी ने खुद से बोला है कि भाई माइनर चेंज कर दे तो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर कोई माइनर चेंज है जो आपको इंजीनियर या आर्किटेक्ट ने बोला है करना पड़ेगा माइनर चेंज, तो वो माइनर चेंज आप कर सकते हो, लेकिन आपको अलॉटी को प्रॉपर इंटीमेशन देना पड़ेगा। लेकिन सर सुनो, माइनर चेंज के नाम पे बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस मत कर लेना, जैसे कि आपने कोई दीवार को, बीम को, किसी भी तरीके पार्टीशन को, वॉल को कुछ भी खिसकाया है, ये सब माइनर एडिशन या ऑल्टरेशन में नहीं आएगा सर। माइनर एडिशन या ऑल्टरेशन मतलब थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि आपने चिमनी का हाइट बोला था इतना रखना, थोड़ा बढ़ा देना, वो चीजें ठीक है, लेकिन ओवरऑल फ्लैट का स्ट्रक्चर मत चेंज करना, उसको माइनर एडिशन या ऑल्टरेशन नहीं बोला जाएगा। अब सर सुनो, उसके अलावा कोई भी अगर ऑल्टरेशन आप करना चाहते हो ना तो दो चीजें आपको करनी पड़ेगी, पहला आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और दूसरा आपका जो सैंक्शन प्लान है ना, आपको ना अपने अलॉटीज के 2/3 का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको अपने अलॉटीज का 2/3 का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके आप चेंज कर सकते हो। मतलब सर अगर बड़ी चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, पहला कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल जिसने आपका सैंक्शन प्लान पहले अप्रूव कर रखा था, और दूसरा आपको 2/3 ऑफ द अलॉटी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं एक बिल्डिंग में 10 अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में 10 अपार्टमेंट होल्ड करता हूं ना तो मेरे को एक अलॉटी माना जाएगा, ना कि 10 अलॉटी। मतलब सर आप नंबर ऑफ पीपल काउंट करोगे जो अपार्टमेंट्स होल्ड करते हैं, ना कि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। मतलब कैसा है, मैंने क्लास में आपको डिटेल में समझाया था कि अगर 100 लोग में एक ही जना है जो 100 अपार्टमेंट होल्ड करता है ना तो उसको एक अलॉटी माना जाएगा, और अलॉटी के नंबर ऑफ अलॉटीज पे डिपेंड करता है 2/3 ऑफ अलॉटी कितना होगा। उसके बाद क्या है सर, ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टू रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 5 years, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविजन सर। अगर किसी भी तरीका का स्ट्रक्चरल या अदर डिफेक्ट होता है वर्कमैनशिप में, क्वालिटी में या फिर सर्विस में, कहां जब आप अपार्टमेंट हैंडओवर कर देते हो उसके बाद अगर 5 साल तक अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है ना तो आप प्रमोटर को इंटीमेट करोगे और प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 1 रुपये लिए बिना 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका काम करके देगा। मतलब क्या सर, अगर आपका फ्लश नहीं चल रहा है, वाटर पाइपलाइन ठीक से नहीं आ रहा है, तो सर 5 साल तक का गारंटी है, मतलब एक तरह से सर 5 साल तक की वारंटी गारंटी समझ लो। 5 साल तक में वो क्या करके जाएगा, आपका 30 दिन के अंदर डिफेक्ट रिपेयर करके जाएगा विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फर्दर चार्ज। 5 years फ्रॉम द पीरियड ऑफ व्हेन, 5 years फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन, जिस दिन आपने पोजीशन हैंड ओवर किया उसके बाद 5 साल का पीरियड शुरू होता है। सर वो जो मैंने आपको क्लास में चार्ट्स लिखवाए थे, दिखाए थे, वो चार्ट से पढ़ लो एक बार, ठीक है सर। तो मेजर एडिशन मत करना, अगर कोई भी मेजर एडिशन करना चाहते हो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और 2/3 ऑफ दी अलॉटी का अप्रूवल ले लेना। उसके अलावा माइनर एडिशन ऑल्टरेशन जो है अगर अलॉटी ने बोला है तो कर लो, नहीं तो उसको इंटीमेट करके कर लो। माइनर एडिशन के आड़े पे आप क्या ट्रांसफर मत करना, बड़ी बड़ी चीजें या चीजें मत हिला देना। और सर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, 5 साल के अंदर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रिपेयर हो जाना चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमोटर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी, सर ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रमोटर इन केस ऑफ अ ट्रांसफर, सर जब एक ट्रांसफर हो रहा है ना प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी को, तो प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीजें जो है, सुनो, अगर मान लो डीएलएफ ने एक प्रोजेक्ट लिया था कि भैया डीएलएफ कंस्ट्रक्शन करेगा और पूरी बिल्डिंग बना के देगा, अब मैंने डीएलएफ के ब्रांड नेम के बेसिस पे मैंने वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो डीएलएफ कहता है कि भैया मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ इशू हो रहे हैं, मैं लोढ़ा डेवलपर्स को ये प्रोजेक्ट ट्रांसफर करना चाहता हूं। यू आर ट्रांसफरिंग द प्रोजेक्ट टू अ थर्ड पार्टी, देन व्हाट विल यू हैव टू डू, अगेन देयर आर 2 थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। यू विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द 2/3 ऑफ द अलॉटीज एंड यू विल हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी, द रेरा अथॉरिटी ऑल्सो। आप सर उनकी अप्रूवल के बेसिस पे आप अपने मेजर राइट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन एक चीज बहुत सिंपल है सर, जब आप किसी को राइट्स ट्रांसफर करते हो या लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हो तो प्रमोटर तू हर जगह जहां पे रिस्पॉन्सिबल था ना वहां पे वो नया वाला जो लोढ़ा डेवलपर्स है, जो न्यू पार्टी है, जो इनकमिंग प्रमोटर है, वो लाइबल हो जाएगा। मतलब आज से 4 साल बाद अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो मैं प्रमोटर के पास वैसे भी जा सकता था, अब मैं लोढ़ा डेवलपर्स के पास भी जा सकता हूं। मतलब द ऑब्लिगेशन ऑफ द ओल्ड प्रमोटर विल बी इक्वल टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द न्यू प्रमोटर, बट यू कैन डू द changes only after taking approval of the authority and दूसरा after approval of 2/3 of the allottees। अब सर
सेम चीज की अलॉटीज में एक अपार्टमेंट जो होल्ड कर रहा है उसको एक गिनोगे, 10 अपार्टमेंट जो होल्ड कर रहे हैं उसको एक गिनोगे, मतलब नंबर ऑफ पीपल गिनोगे, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स नहीं गिनोगे। न्यू प्रमोटर टू कंप्लाई विद द पेंडिंग ऑब्लिगेशन, जो भी पेंडिंग ऑब्लिगेशन सर पुराने प्रमोटर का था वो न्यू प्रमोटर को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपको पता है, ये आपको पता है सर, बहुत इजी है। अगर एक बार क्लास में रीड कर लो ना आराम से, तो प्रोविजन याद करने एकदम घुस घुस के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 16 क्या कहता है सर? इंश्योरेंस ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का क्या सीन है सर। इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा कि भैया जो प्रमोटर है उसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और इंश्योरेंस लेकर के जितनी भी बेनिफिट्स है इंश्योरेंस की, जब वो पोजीशन दे रहा है तो वो ट्रांसफर कर देगा किसको? अलॉटी को या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को। लेकिन सर पूरा पैसा प्रीमियम कौन देगा? इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरा इंश्योरेंस का आपका डेवलपर ही देगा, प्रमोटर ही देगा। सर ये एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को क्या ट्रांसफर होते हैं सर? मैंने आपको क्लास में बताया था, जो स्पेसिफिक एरिया होता है, जो मेरा अपार्टमेंट है वो अलॉटी को ट्रांसफर होगा, जो कॉमन एरियाज है ना वो पूरा एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को ट्रांसफर हो जाएगा विद अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कैसे होगा? आप एक प्रॉपर्टी अगर अपार्टमेंट है तो उसका कंस्ट्रक्शन करने के बाद टाइटल कैसे ट्रांसफर करोगे? तो लॉ कहता है भैया तुमको ना एक रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड बनाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे जो भी प्लॉट अपार्टमेंट या बिल्डिंग है वो अलॉटी को ट्रांसफर कर दोगे, और जो भी कॉमन एरियाज है ना वो या तो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को ट्रांसफर करोगे या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर करोगे। The promoter shall execute a registered conveyance deed in favor of the allotee along with the undivided proportionate title in the common area to the association of allotee or the competent authority as the case may be, and hand over the physical possession as the case may be to the allotee and common areas। मतलब सर आप समझ लो, जो स्पेसिफिक प्लॉट अपार्टमेंट या बिल्डिंग है वो किसको जाएगा? वो जाएगा आपके अलॉटी को, और जो कॉमन एरियाज है वो जाएंगे एसोसिएशन ऑफ अलॉटी को। और सर सुनो, जो कन्वेंस डीड है ना, लॉ ने कहा कि कन्वेंस डीड जो है आपको अलॉटी के फेवर में विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिस दिन आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बन जाता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको कन्वेंस डीड बनाना पड़ता है। कन्वेंस डीड क्यों बनाते हो सर? पोजीशन देने के लिए। लेकिन लॉ ने एक और जगह ये बोला है कि जिस दिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बन जाती है उसके 2 महीने के अंदर अंदर पोजीशन दे दियो। क्यों सर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 महीना मिला है कन्वेंस डीड बनाने के लिए, 2 महीना मिला है पोजीशन देने के लिए, तो पोजीशन देने के लिए कन्वेंस डीड बनाना ही पड़ेगा। तो कन्वेंस डीड आपको मिनिमम 2 महीने में बनाना पड़ता है। ये अपन ने डिटेल में क्लास में एनालिसिस कर लिया है सर। हैंडिंग ओवर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रमोटर, प्रमोटर हैंडिंग ओवर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रमोटर, आपके प्रमोटर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना आपके, वो सारे आप हैंड ओवर। आई एम अपॉलॉजीज फॉर द स्क्रीन टर्निंग ऑफ, बट आई थिंक देयर इज सम वायर इज लूज, बट आई कैन नॉट चेंज इट राइट नाउ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रमोटर हैज टू हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द अलॉटी। सर कभी कभी क्या होता है ना, अलॉटी को नहीं समझ होती है कि मेरे को इस समय पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए। ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी प्रमोटर पे कि प्रमोटर तेरे को ना जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं देने चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे को किसको देने पड़ेंगे? किसको देने पड़ेंगे? अलॉटी को देने पड़ेंगे। It is provided that in the absence of any law, the promoter shall hand over the necessary documents and plan, including common area, to the association of allottees, as the case may be, within 30 days of the completion certificate। भाई डॉक्यूमेंट के लिए 30 दिन फ्रॉम द कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिखने की क्या जरूरत थी? तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिख देता ना। लेकिन नहीं, एमसीक्यू कैसे बनाएंगे? तो इधर इन्होंने क्या लिखा? विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको सारे पोजीशन हैंड ओवर करने पड़ेंगे। मतलब सर 3 महीने के अंदर पोजीशन, 3 महीने के अंदर कन्वेंस डीड बना लो, 2 महीने के अंदर पोजीशन दे दो, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अंदर आप क्या करो? सारे डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन हैंडओवर कर दो। रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पनसेशन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पनसेशन मतलब क्या? जो भी प्रमोटर है, अगर प्रमोटर क्या करता है, अगर वो पोजीशन नहीं दे पाता है किसी भी फ्लैट का या फिर कुछ भी, तो जो अलॉटी है ना उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो अपने फ्लैट का रिफंड ले ले और रिफंड के साथ इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन भी ले ले, या फिर वो अपने फ्लैट का रिफंड ले ले, सिर्फ वो अपना इंटरेस्ट ले ले और कॉम्पनसेशन ले ले। लेकिन सर ये ऑप्शन है अलॉटी के पास, मैंडेटरी नहीं है। ओनली इफ द अलॉटी डिमांड्स, ओनली इफ द अलॉटी विशेस, देन इन दैट केस ही कैन विड्रॉ एंड ही विल गेट द रिटर्न ऑफ द अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट प्लस द कॉम्पनसेशन। अब सर कॉम्पनसेशन कितना होगा? द प्रमोटर शैल कॉम्पनसेट द अलॉटी, थोड़े ज्यादा कलर्स हो गए, हाँ। द प्रमोटर शेल कॉम्पनसेट दी अलॉटी। अब सर कॉम्पनसेशन में एक और भी चीज आती है कि भैया अगर आपका कल को जाकर के पता चला कि लैंड डिफेक्टिव निकला, मतलब जिस जमीन पे डीएलएफ की प्रॉपर्टी बनी है उस पे कोई आकर के बोल रहा है अरे ये तो डीएलएफ की जमीन है ही नहीं, ये तो मेरी जमीन है, तो ऐसा कोई अगर डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड निकला ना, तो भैया जो प्रमोटर होगा ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपको कॉम्पनसेट करने के लिए, एंड ही शैल नॉट बी बार्ड बाई लिमिटेशन। मतलब क्या सर? सुनो, अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट निकला ना तो 5 साल तक का लिमिटेशन है, 5 साल के बाद आप जाकर के गला नहीं पकड़ सकते, किसका? प्रमोटर का। लेकिन अगर लैंड के टाइटल से रिलेटेड डिफेक्ट निकला ना तो दोस्त, तो प्रमोटर का कभी भी गला पकड़ सकते हो, कोई बारिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन एक्ट।
फेलियर टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन बाय द प्रमोटर, अगर आपने कुछ कहा था और अगर आपने नहीं किया तो भी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मतलब सर मैं आपको बता दूं, रेरा एक्ट जो बना है ना, वो होम बायर के फेवर में बना है और वो प्रमोटर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है अभी तक प्रमोटर जो है वो डेविल्स गेम खेल रहे थे। अब जो है ना, अब वो होम बायर के फेवर में बोल रहे हैं कि भैया तूने कुछ भी अगर गलत किया ना तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो पैसे वापस मांग रहा है पूरे पैसे वापस कर दो, इंटरेस्ट दे दो, कॉम्पनसेशन दे दो, और अगर नहीं मांग रहा है ना तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट तो दे दो, लेकिन अगर जो भी आपने डीले किया उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये समरी है सर, क्या करना पड़ेगा, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको रिफंड, इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन दे दो, अगर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पे कर दो। सर ये सुप्रीम कोर्ट का एक इधर ये था केस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने बस बोला था कि अलॉटी के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एवेन्यूज होते हैं जब उसके प्रॉपर्टी उसको टाइम पे नहीं मिले, या तो वो रिफंड मांग सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, कॉम्पनसेशन मांग सकता है, और अगर वो नहीं विड्रॉ करना चाहता वो इंटरेस्ट मांग सकता है फॉर एवरी मंथ ऑफ डीले इन हैंडिंग ओवर द पोजीशन। जब आपको पोजीशन नहीं मिला उसके बाद हर महीना जो डीले हो रहा है उसके लिए आप क्या मांग सकते हो, कॉम्पनसेशन मांग सकते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी सर टोटल 11 पॉइंट है, इसमें 5 राइट्स है और 6 ड्यूटीज है। किसकी सर, अलॉटीज की, मतलब जो फ्लैट खरीद रहा है, मतलब जो होम बायर है उसके पहले तो 5 राइट्स हैं। राइट्स मतलब क्या सर, सबसे पहला उसको सैंक्शन प्लान और लेआउट मिलेगा, दूसरा उसको स्टेज वाइज कंप्लीशन ये मिलेगा, तीसरा उसको पोजीशन क्लेम करने का राइट मिलेगा, जब भी वो डिक्लेरेशन दिया था ना उन्होंने कब तक खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, वो टाइम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसको क्लेम करने का राइट मिलेगा। वो रिफंड क्लेम कर सकता है अगर उतने समय में क्या नहीं मिला पोजीशन, और वो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्लेम कर सकता है। ये किसका राइट है सर, अलॉटीज का। तो एक तरह से समझ लो जो इन्होंने प्रमोटर का ऑब्लिगेशन डाला है वो इन्होंने अलॉटी का राइट डाला है। उसके अलावा अलॉटीज के भी कुछ ड्यूटीज है कि भैया तेरे को जो पेमेंट करने बोला गया है, जो शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करने बोला गया है, उस शेड्यूल के हिसाब से तू क्या कर दे, पेमेंट कर दे, और अग्रीमेंट के सेल के हिसाब से, और जो भी तेरे को रजिस्ट्रेशन चार्जेस शेयर करने, म्युनिसिपल टैक्सेस, वाटर चार्जेस, जो भी तुमको शेयर करने का है वो सारे चार्जेस तुम पे कर दो। उसके अलावा ड्यूटी टू पे इंटरेस्ट, अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो जो अग्रीमेंट ऑफ सेल के हिसाब से जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो भी तुमको पे करना पड़ेगा। लेकिन सर इंटरेस्ट अमाउंट में इन्होंने एक अच्छा खेल लिखा है, म्यूचुअल अग्रीमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट। सर इन्होंने बोला कि अलॉटी अगर तूने डीले किया तो देखो अग्रीमेंट फॉर सेल के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन अगर अलॉटी और प्रमोटर तुम दोनों साथ में मिलकर मान जाते हो ना तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वेव ऑफ कर दो राइट, तो चलता है, तुमको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैंने डीएलएफ से अपार्टमेंट खरीदा था, मेरे को उसको पैसे देने थे, अगर पैसे देने में 1 महीने डिले कर दिया और मैं डीएलएफ को मेल लिखा कि भाई प्लीज माफ कर दे यार, तो उसने माफ कर दिया तो ठीक है। लेकिन सर ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ इन्होंने अलॉटी के लिए लिखा है। अगर प्रमोटर को पैसे देने हैं, अगर उसने मेल कर दिया और मैंने माफ कर दिया तो वो पॉइंट कवर नहीं है। भले वो अलग चीज हो गई कि मैंने माफ कर दिया तो मेरे को लेना ही नहीं है, लेकिन लॉ ने उसको कवर नहीं किया, लेकिन अलॉटी के लिए लॉ ने कवर किया है कि भैया अगर तुमको इंटरेस्ट का वेवर दे देता है प्रमोटर तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी इन फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, अगर तुम एक अलॉटी हो तो ये तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम एक एसोसिएशन फॉर्म करो। ड्यूटी टू टेक फिजिकल पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट सर, लॉ कहता है जिस दिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गई ना प्रमोटर को, उसके 2 महीने के अंदर अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पोजीशन लेना पड़ेगा। सर इनको क्या जल्दी है पोजीशन की, मेरे पैसे हैं, मैं तो दिया हूं, मैं तो ले लूंगा पोजीशन। लॉ कहता है पोजीशन ले लो, मतलब ये नहीं कि तुम जाके रहो, तुम जाकर के कन्वेंस डीड साइन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लो, उसके बाद तुमको जिधर रहने का है, खाली रखने का है, जो करने का है करो। क्यों सर, क्योंकि 5 साल का जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का टाइम है ना वो पोजीशन से शुरू होता है। अगर आप 1-1 साल तक पोजीशन नहीं लोगे, 10-10 साल तक पोजीशन नहीं लोगे, मतलब क्या बिल्डर बैठा रहेगा? नहीं सर, इन्होंने बोला 2 महीने के अंदर पोजीशन ले लेना। और सर सोसाइटी की मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह भी होती है, वो तुमको बेयर तो करना पड़ेगा ना। ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कन्वेंस डीड, आपको कन्वेंस डीड के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्डर बुला रहा है, बार बार बुला रहा है और आप भाव खा के बैठे हो। नहीं सर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी है आपको जाकर के बिल्डर का सपोर्ट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो इन्होंने इस एक्ट के अंडर फॉर्म किया है। ये अथॉरिटी का काम क्या है सर, ये अथॉरिटी सारे रियल एस्टेट रेगुलेटरी रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सुनेंगे। ये स्टेट वाइड होते हैं सर, महाराष्ट्र का एक रेरा होता है, कुछ स्टेट्स में 2 रेरा भी होते हैं और कुछ 2 स्टेट्स मिला करके भी एक रेरा फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ो सर, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी, जो भी उस स्टेट में गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर, जिस दिन ये एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगी। अब सर कुछ ना एक कुछ स्टेट्स हो सकते हैं जो एक से ज्यादा अथॉरिटी रखें, जैसे कि हरियाणा में गुड़गांव में भी एक अथॉरिटी है और दूसरा गुड़गांव के अलावा भी एक अथॉरिटी है, तो 2 अथॉरिटी इन्होंने बना रखा है सिर्फ हरियाणा ने। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है सर, 2 स्टेट या एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिल करके एक अथॉरिटी बना रहे हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु, ये दोनों का मिल करके एक ही रेरा अथॉरिटी है जो तमिलनाडु वाली अथॉरिटी है। तो ऐसा ऑप्शन सर लॉ ने दिया है। उसके अलावा सर अथॉरिटी का कॉम्पोजिशन वगैरह जो ये सब चीजें, ये सब बहुत बेसिक है कि अथॉरिटी में कौन बनेगा, कौन चेयरपर्सन होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो।
मैं अभी कवर नहीं करूंगा सर। इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ये रिमूवल के 5 पॉइंट्स भी आपको याद हो ही गए हैं, क्लास में मैंने बहुत बार करवा दिए हैं। एक आपको ऊपर टर्म्स से रिलेटेड शायद से टर्म्स ऊपर चला गया होगा, मैं आपको बता देता हूं। जो रेरा अथॉरिटी में जो चेयरपर्सन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका टर्म होता है 5 साल का, रीअपॉइंट नहीं हो सकते वो, और उनकी मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स। अगर 65 ईयर्स अटेन हो गया तो उनको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है ठीक है सर। ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, शायद इसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट है सर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर सेक्शन 38 देख लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? जब भी आपने कोई ऑर्डर पास किया उसके बाद 2 साल तक अगर कोई भी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड आपको लगता है सुओ मोटो या फिर किसी ने इंटीमेट किया, तो आप उनको अमेंड कर सकते हो। लेकिन अमेंड नहीं करना, दो तरह का अमेंडमेंट मत करना। पहला, अगर वो केस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो चुकी है तो अमेंडमेंट मत करना। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट मत करना जिसकी वजह से ऑर्डर का पूरा सब्सटैंटिव पार्ट चेंज हो जाता है, और अमेंडमेंट छोटे छोटे अगर अपेरेंट मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उसको अमेंड कर लेना। सर सेक्शन 40 रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कॉम्पनसेशन। अगर सर आप किसी भी तरीके का ऑर्डर दिया कि डीएलएफ जो तू है ना, डीएलएफ, तो तुमको ना क्या करना पड़ेगा, पैसे रिफंड करने पड़ेंगे या इंटरेस्ट देना पड़ेगा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर आप पे ऐसा ऑर्डर आया है और अगर आप नहीं पे कर रहे हो ना, तो अथॉरिटी के पास पावर है कि उस पैसों को अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करे, और उसका प्रोसीजर अलग है सर। अब एक बड़ा अजीब सा केस लॉ था सर, ये न्यूटेक प्रमोटर वाला, उसमें बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई। उसमें किसी ने ना लिटरल इंटरप्रिटेशन ले लिया था लॉ का कि भैया यहाँ पे जो रिकवरी वाला प्रोविजन है वहां पे तुमने इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन कवर किया, वहां तुमने मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो कवर किया ही नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बख्श दे, लॉ का इंटेंशन समझो। लॉ का इंटेंशन ये है कि पैसे रिकवरी में हेल्प करना चाहिए, जो होम बायर्स का पैसा कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, हार्ड अर्न मनी होनी चाहिए, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए प्रोविजन ये है कि तुमको प्रिंसिपल भी रिकवर करना है, भले क्लियरली नहीं लिखा हुआ हो। लॉ के इंटरप्रिटेशन को समझो। सर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये जो रेरा अथॉरिटी है ये स्टेट गवर्नमेंट की है, तो इन्होंने बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक काउंसिल बनाएगी जिसका नाम सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल होगा। उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिनका काम क्या होगा? उनका काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना इन फ्रेमिंग लॉज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उनको जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है वो पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगी। उनका फंक्शंस ब्रॉडली क्या होगा सर? फंक्शंस ऑन shall advise and recommend the central government on matters relating to implementation of this act, on major questions of policies or to protection of consumer interest, growth of real estate sector and any other matter as may be assigned to it। ये किसका काम होगा सर? ये रियल एस्टेट सीएसी का काम होगा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। रेरा कौन बनाता है सर? स्टेट गवर्नमेंट। रेरा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको मैं रिएट करूंगा, रिएट कौन बनाता है सर? ये भी स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। सेम प्रोविजन सर, हर स्टेट गवर्नमेंट का 1 साल के अंदर रिएट एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए। कोई 2 स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के एक रिएट बना सकते हैं, जैसे कि सेम अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, या फिर मुंबई, महाराष्ट्र और दमन एंड दीव, ये लोगों का मिलाकर के एक रिएट है, जैसे कि एक रेरा है इनका। और वो रिएट जो 1 साल के अंदर फॉर्म हो जाना चाहिए। और अगर एक स्टेट चाहे ना, एक से ज्यादा रिएट हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद सर अब क्या होगा? रिएट बन तो जाएगा लेकिन उसमें अपील किसका जाएगा सर? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। कौन सा अथॉरिटी है सर? जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेरा अथॉरिटी बनाया है, उसके ऑर्डर से अगर कोई अग्रीव्ड है, नाराज हो गया, तो वो चला जाएगा किसके पास? वो चला जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। भैया कौन लोग जा सकते हैं? प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट, या फिर आपका अलॉटी। प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट या अलॉटी। अलॉटी तू चले जा भाई बिंदास, रियल एस्टेट एजेंट तू चले जा बिंदास, लेकिन प्रमोटर होशियार। अगर तुम जा रहे हो ना रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, क्या अपील करने के लिए, तो अपील करने के पहले आपके ऊपर जो चार्जेस आए हैं ना वो आपको इन फुल डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, या फिर पेनल्टी का 30% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। किसके पास? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अपनी अपील फाइल करने के पहले। मतलब सर अगर रेरा ने ऑर्डर पास किया प्रमोटर पे कि भैया तेरे को 100 करोड़ की पेनल्टी भरनी है, तो आपको या तो वो 100 करोड़ या 30 करोड़, जैसा भी जो भी वो कहें अपीलेट ट्रिब्यूनल, उतना पैसा पहले आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए ताकि प्रमोटर जो है ना, उसका इंटेंशन अगर ये है कि भाई अपील करूंगा, अपील में 5 साल निकल जाएंगे, 5 साल के बाद पेमेंट कर देंगे, देखते हैं क्या दिक्कत है। लेकिन इसके वजह से क्या होगा? उनको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनको 2 बार सोचेंगे वो अपील फाइल करने के पहले। तो लॉ क्या कहता है सर? वेयर अ प्रमोटर फाइल्स एन अपील विद द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड विदाउट द प्रमोटर फर्स्ट हैविंग डिपॉजिटेड द एटलीस्ट 30% ऑफ द पेनल्टी। कम से कम पेनल्टी का 30% या तो डिपॉजिट कर दो, और सच हायर परसेंटेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द अलॉटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंपोज्ड ऑन हिम
एज द केस में बी बिफोर द साइड अपील इज हर्ड। जैसा भी केस हो सर, जैसा आपको बोला जाए रिस्पेक्टिव अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपील सुनी जाएगी। सर अब न्यूटेक का एक और केस लॉ था, मतलब सेम केस में एक और क्वेश्चन था कि भैया ये जो तुम प्रमोटर पे ये कंडीशन लगा रहे हो कि तुमको डिपॉजिट का अमाउंट देना पड़ेगा पहले, इज इट नॉट डेरोगेटरी? मतलब अपील करना तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, तो तुम प्रमोटर को कैसे हिंडर कर रहे हो? तो लॉ कह रहा है कि भैया लॉ का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो होम बायर्स है ना उनका पैसा वेस्ट ना हो, जो होम बायर है उनका पैसा एक तरफ सेफ हो जाए, फिर अपन अपील खेलेंगे। तो भैया इट इज नॉट एट ऑल डिरोगेटरी एंड इट इज एब्सोल्युटली इन कंप्लायंस विद द लॉ। अब सर समझते हैं अपील का प्रोसीजर क्या होगा। जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील फाइल करनी है तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। कितने समय के अंदर? सर लॉ ने बोला एनी अग्रीव्ड पर्सन, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी अग्रीव्ड पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में एक अथॉरिटी है रेरा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे जिनके पास लिमिटेड पावर है, जो अपन नीचे पढ़ेंगे, जैसे सेक्शन 12, सेक्शन 14, ये सारे पावर हो गए। उन लोगों के ऑर्डर के अगेंस्ट आप अग्रीव्ड हो तो आप किसके पास जाओगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। लेकिन अगर 60 दिन के अगर अंदर नहीं जा पाए और अगर उसके लिए सफिशिएंट कॉज है तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के इस पे। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, द अपीलेट ट्रिब्यूनल विल आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिल पास ऑर्डर, जैसा उसको ठीक लगता है, और जो ऑर्डर है वो कॉपी सबको भेज देगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये बोला गया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सब चीज़ों से डील करोगे, लेकिन आपके पास 60 डेज का टाइम रहेगा। 60 दिन के अंदर तो किसी भी हालत में ऑर्डर पास कर देना। अगर 60 दिन में नहीं कर पा रहे हो ना तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हम 60 दिन के अंदर भी ऑर्डर नहीं पास कर पा रहे हैं। कॉम्पोजिशन क्या होगा सर अपीलेट ट्रिब्यूनल का? क्वालिफिकेशन क्या होंगे? अच्छा, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया था वो यहाँ पे आया। कॉम्पोजिशन और जो क्वालिफिकेशन है अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो आप पढ़ लेना सर। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे, रीअपॉइंट नहीं होंगे। और जो मैक्सिमम एज है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। फॉर चेयरपर्सन द मैक्सिमम एज विल बी व्हाट 67 ईयर्स सर, एंड फॉर अ नॉर्मल मेंबर इट विल बी व्हाट 65 ईयर्स सर। ये एक एक्सेप्शन है। चेयरपर्सन रेरा के अंडर जो रिएट में बैठता है, रेरा में नहीं, रेरा एक्ट के अंडर जो रिएट में बैठता है रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसमें चेयरपर्सन की मैक्सिमम एज कितनी है? 67 ईयर्स है सर। सैलरी और अलाउंस वो सब आप देख लेना। रिमूवल भी सेम प्रोविजंस है। रिमूवल के लिए आपको रिमूवल का एक पॉइंट बता देता हूँ सर। जनरली क्या होता है, ये जो रेरा में या रिएट में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये लोग जज होते हैं हाई कोर्ट के। तो अगर आप इन लोगों को किसी ग्राउंड्स पे रिमूव कर रहे हो ना, तो लॉ कहता है उनको रिमूव करने के पहले एक इंक्वायरी करवा लेना। और जब जज का जो एक जो हाईकोर्ट का एक जज है ना, जब वो इंक्वायरी करके बोल देगा हाँ भैया गलत है, तो आप इसको रिमूव कर देना। बिना इंक्वायरी के और बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के इनको रिमूव मत करना। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन सर, ये ऊपर भी था, रेरा वाले लोगों के लिए भी था। ऐसा इन्होंने बोला है कि भैया एक बार तुम रेरा या रिएट में एक ऑफिसर हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका टर्म खत्म हो गया आप किसी जाके प्राइवेट वाले डेवलपर के गोदी में जाके बैठ गए। नहीं भैया, आप डीएलएफ या ये जितने भी प्राइवेट प्रमोटर से इन लोगों से दूर रहोगे। हाँ, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके जॉब ले सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का एडवाइस या जॉब या कंसल्टेंसी आप किनको नहीं करोगे? प्राइवेट लोगों को। लाइफ टाइम नहीं करेंगे सर, हाँ लाइफ टाइम नहीं करोगे, ऐसा कोई टाइम लिमिट रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया इन्होंने, बोला लाइफ टाइम तुम नहीं कर सकते। ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज आप पढ़ लेना, वैकेंसीज पढ़ लेना। सर सब तो हम ही पढ़ लेंगे तो आप क्या करवा रहे हो? भैया ये सब ना मैं बहुत करवा चुका हूँ, मतलब हद से ज़्यादा करवा चुका हूँ। अगर आपको फिर भी देखना है तो मेरे एनसीएलटी के रिवीजन वीडियो है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में अपन ने किया है। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर के अगेंस्ट किसके पास जाओगे? आप हाईकोर्ट के पास जाओगे। हाईकोर्ट के पास जब जाओगे तो कितने दिन के अंदर जाना है सर? 60 डेज के अंदर जाना है। लॉ ने क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में कोई क्लैरिटी नहीं दी है यहाँ पे, तो आप ये अज्यूम करो हाईकोर्ट के पास आप किसी भी केस में चले जाओगे विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर, लेकिन 60 डेज के बाद भी अगर सफिशिएंट कॉज शो करोगे तो वो आपके एक्सेप्ट कर लेगा आपकी अपील को। ऑफेंसेस, पेनल्टी एंड एडजुडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से एमसीक्यू बनेगा सर। सबसे पहला सेक्शन 59 कहता है कि अगर सेक्शन 3 में जहां रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना था वहां अगर एक प्रमोटर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं रजिस्टर करवाता है ना, तो उस पर पेनल्टी लगेगी पहली अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 10% तक का उस पर पेनल्टी लगेगा। और अगर वो जो पेनल्टी लगी है वो पे करने में अगर वो कुछ गलती करता है या फिर नहीं पे करता है ना, तो उसको जेल होगी। कितना सर? अप टू 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट होगी
और फाइन, और उसके ऊपर से और फाइन लग सकता है सर, विच विल बी फर्दर 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट था मान लो 100 करोड़ रुपए, अगर उन्होंने ऑर्डर पास किए कि भैया 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी बनती है तेरी, तो पे कर देना, अगर नहीं पे किया तो अभी तक तो सिर्फ पैसे मांग रहे थे, अब जेल में भी डालेंगे और साथ में और पेनल्टी लगाएंगे 10 करोड़ की, अप टू 10 करोड़ से। सर वो हो गया कब, जब आप सेक्शन 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो। अब अगर आप सेक्शन 4 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो, मतलब जो एप्लीकेशन आपको देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट्स डालते हो तो आपको अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तक की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन सर अभी 61, 62, 63, 64, 65, 66 एक सीक्वेंस में जाता है सर। क्लास में मैंने आपको एक बॉक्स बनवाया था, वो खोल लो। अगर किस पे पेनल्टी लगेगी सर, प्रमोटर पे और रियल एस्टेट एजेंट पे। कब पेनल्टी लगेगी सर, अगर आपने अपलेट पे, और तीसरा पेनल्टी लगेगी अलॉटी पे। तीन लोगों पे पेनल्टी लगेगी, प्रमोटर, एजेंट और अलॉटी। किसके कब पेनल्टी लगेगी सर, अगर आपने कोई रेरा के ऑर्डर्स नहीं माने, अगर आपने कोई अथॉरिटी के अपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स नहीं माने। तो सर सुनिए, सबसे पहला अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट है, पहला दो कंडीशन जो है वो रियल एस्टेट एजेंट, पहला प्रमोटर के लिए है, ठीक है। सुनो, प्रमोटर के लिए कहता है कि अगर प्रमोटर है जिसने कॉन्ट्रावेन किया, ये अलग प्रोविजन है सर। सुनो, अगर किसी प्रमोटर ने कॉन्ट्रावेन किया कोई भी प्रोविजन एक्ट का, तो उसको अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट की पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 62 कहते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 9 एंड 10। अगर रियल एस्टेट एजेंट ने क्या किया, अगर उसने कोई कंप्लाई नहीं किया किसी प्रोविजन का, तो उसको हर दिन का 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग। मतलब सर ये क्या है, ये जेनरिक पेनल्टी प्रमोटर के लिए अप टू 5%, और ये जेनरिक पेनल्टी है रियल एस्टेट एजेंट के लिए। अब सर शुरू करते हैं, सुनिए। अगर प्रमोटर ने अथॉरिटी के ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं किए, मतलब रेरा के ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं किए, तो उसको पेनल्टी लगेगा हर दिन का, क्या अमाउंट है उन्होंने नहीं लिखा सर, हर दिन का पेनल्टी लगेगा अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और अगर उसने प्रमोटर ने अपलेट ट्रिब्यूनल की का ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया, तो उसका पेनल्टी जो है सर, उसके साथ साथ जेल भी लगेगा उसको, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल की जेल लगेगी, और विद फाइन फॉर एवरी डे विच में एक्सटेंड अप टू 10%। सर यहाँ ऊपर 5% था, आपके पास जो टेबल है वो खोल लो। प्रमोटर अगर अथॉरिटी की बात नहीं सुनता है तो 5% पेनल्टी लगेगा, प्रमोटर अगर अपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं सुनता है तो जेल होगा 3 साल तक का, और 10% की पेनल्टी लगेगी। सेम फॉर एजेंट सर, अगर एजेंट अथॉरिटी की बात नहीं सुनता है तो उसको हर दिन का पेनल्टी लगेगा, कितना उन्होंने अमाउंट नहीं लिखा है, अप टू 5%। और अगर एजेंट अपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं सुनता है तो उसको 1 साल तक की जेल होगी। सर ऊपर 3 साल तक का जेल था, यहाँ पे 1 साल तक का जेल है, ऊपर आपको दिख रहा है। प्रमोटर के लिए 3 साल तक का जेल था, एजेंट के लिए 1 साल का जेल है, और साथ में पेनल्टी लगेगी 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। और अगर सर अलॉटी है, वो अथॉरिटी की बात नहीं सुनता है, तो उस पर भी पेनल्टी लगेगा जितने समय के लिए वो डिफॉल्ट किया, अप टू 5%, वापस से 5% है सर। लेकिन अगर वो अपलेट ट्रिब्यूनल की बात नहीं सुनता है तो उसको जेल हो सकती है 1 साल तक का, और फाइन हर दिन का लगेगा अप टू 10%। मतलब सर ये समझ लो, अथॉरिटी के केस में 5% तक की पेनल्टी है, और अगर अपलेट ट्रिब्यूनल आ गया तो जेल हो जाता है और 10% की पेनल्टी आ जाती है। अलॉटी और एजेंट को 1 साल तक का जेल होगा, प्रमोटर को 3 साल तक का जेल हो सकता है। ऑफेंसेस बाय कंपनी आप पढ़ लेना सर। पावर टू एडजुडिकेट, सर पावर टू एडजुडिकेट जो है ना, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की पावर है। कौन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है सर, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, पुणे के लिए, नागपुर के लिए इन्होंने अलग अलग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बना रखा है। किसने, महाराष्ट्र रेरा ने। उनका पावर क्या होता है सर, अगर सेक्शन 12, 14, 18, 19 जहां पे कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई कॉम्पनसेशन देने की बात आई ना, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि वो इंक्वायरी करके कॉम्पनसेशन का ऑर्डर डिसाइड कर ले। अब सर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जहां भी फॉर्म हुआ है, वहां पे अगर किसी और कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे कि किसी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास केस चल रहा है या कहीं और केस चल रहा है, तो किसके पास पावर है, अलॉटी, वो पर्टिकुलर पर्सन के पास पावर है कि वो वहां से केस विड्रॉ करके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ले आए कि भाई तुम हमारा केस देख लो, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब सर सुनो, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कोई भी केस जाएगा तो उसको 60 दिन के अंदर डील करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहा है तो उसको रीजंस देने पड़ेंगे रिकॉर्डिंग राइटिंग में, और उसके बाद सारे पावर होंगे सर, जैसे कि समन करना, किसी को बुलाना, सुनवाई करना, इंक्वायरी करना, और फिर अपने हिसाब से जो भी कॉम्पनसेशन उसको लगता है ठीक, वो पास करना। सर ये बहुत ही बकवास है, सुनो। Whether the authority has jurisdiction to direct refund or return of the amount of the allotee under section 12, 14, 19 or jurisdiction exclusively lies with the adjudicating officer under section 1। सर ये कह रहा है कि जो adjudicating officer है, क्या वो रिटर्न या रिफंड भी इशू करवा सकता है या सिर्फ कंपनसेशन के अमाउंट की बात कर रहा है। तो सर लॉ में लिखा है, इट इज, जो मैंने अंडरलाइन किया देखो, इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी विच हैज द पावर टू एग्जामिन एंड डिटरमाइन द आउटकम ऑफ द कंप्लेंट एट द सेम टाइम।
सर एक्चुअली ना ये सब केस लॉज में आप अटक जाओगे, ये केस लॉ को छोड़ दो। जो इंपॉर्टेंट केस लॉ था मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे एक और इंपॉर्टेंट केस लॉ आएगा सर, ये देखिए, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। जो दोनों ग्रुप पढ़ रहे हैं ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेम पॉइंट सभी में भी थे। जब आप कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिसाइड कर रहे हो तो आप क्या फैक्टर्स देखोगे? पहला कि भैया जिसने गेन हुआ है, जिससे उसको कितना डिस्प्रोपोर्शनेट गेन हुआ है या फिर उसको कितना अनफेयर एडवांटेज मिला है, जिसका लॉस हुआ है उसका कितना लॉस हुआ है, और तीसरा कितना रिपीटेटिव नेचर ऑफ दिस डिफॉल्ट है, और फोर्थ सच अदर फैक्टर्स। ये चार चीज देख करके आप क्या करोगे? कॉम्पनसेशन अवार्ड कर दोगे। सर एक फंड बनाएंगे, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी लोन और ग्रांट्स देगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट्स, लोन्स और ग्रांट्स देगा। एक फंड बनाएंगे जिसका नाम होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड, जिसमें जो भी ग्रांट्स आए हैं वो सारे ये पैसे यहां पे आएंगे, और फंड जो है सैलरीज वगैरह पे करने के लिए अप्लाई होगा। अब सर सुनो, जितने भी पैसे यूनियन टेरिटरीज के पेनल्टीज या कॉम्पनसेशन आए हैं वो जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के आए हैं सर, वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो खुद का फंड बनाया है उसके पास पैसे में जाएंगे। बजट, अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट, ये सब बेकार है सर, आप पढ़ लेना। अब आ जाते हैं सेक्शन 87, 88 और 89 पे, सब पढ़ लेना सर, सब बेकार है। ये आ जाओ सेक्शन 88 और 89 पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। सेक्शन 88 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉस नॉट बार्ड। मतलब क्या? अगर जब रेरा एक्ट आया है ना तो बाकी एक्ट्स को हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी एक्ट्स आराम से चल सकते हैं पैरेलली, उनका कोई डेरोगेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, लास्ट में इंपॉर्टेंट है, छुपा के रखा था, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और इस पे केस लॉस भी बहुत है। दूसरी जगह इन्होंने बोला एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब अगर कहीं और कुछ गलत लिख दिया है तुमने तो हम ओवरराइड करेंगे। पहले तुम कहते हो दूसरे लॉ का एप्लीकेशन बार नहीं होगा, उसके बाद तुम कहते हो ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो लॉ कहता है, सुनो, लॉ कहता है ये दोनों को साथ में पढ़ो, कि भैया हम भी कुछ बोल रहे हैं, कोई और कुछ और बोल रहे हैं, तो दोनों को साथ में मिला के पैरेलली चलाओ। लेकिन अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है ना तो रेरा जीतेगा। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था, वेस्ट बंगाल हीरा का हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेटरी एक्ट। वेस्ट बंगाल में दीदी ने बोला कि मैं खुद का एक्ट चलाऊंगी रेरा का। अब जब जैसे ही रेरा चल रहा था, रेरा आया और उनका वेस्ट बंगाल का हीरा था, वेस्ट बंगाल HIRA, तो वेस्ट बंगाल हीरा के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बोले क्या मजाक कर रहे हो तुम, सेंट्रल ने बना रखा है ना, तुम सेम प्रोविजन कॉपी करके अपना एक्ट बोल रहे हो जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं है। उसके एक्ट को स्क्रैप कर दिया और बोला रेरा विल प्रिवेल। There was a mixed understanding of section 88 and 89, and very important, this is also covered in your case laws वाले जो मैंने समरी आपको दी है। उसके अलावा सर सब बकवास है। बस इतना ही था आपका रेरा का रिविजन। आई होप दिस वीडियो was helpful for you. It is impossible to practically go through each and every word, so consider this as a revision of the provisions। और ये नए मॉड्यूल का रिविजन है ऑब्वियसली, तो आपको क्लास के साथ आपने पढ़ लिया, अभी रिवाइज कर लिया, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में। ये आपको तब काम आएगा जब आप रेरा के केस स्टडी सॉल्व करने वाले हो, सारे केस स्टडी सॉल्व करने वाले हो, तो ये सारे प्रोविजंस आपको रिकलेक्ट होंगे और आपको आंसर्स में हेल्प होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।